अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने 2.1 कंप्लीट कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंडिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ग्राफिकली, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हमने ग्राफिकली कैसे फाइंड करना होगा। सबसे पहले देखते हैं पॉइंट होता क्या है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, the point of intersection is a point where two or more graphs meet on the coordinate plane. Point of intersection एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें जो है ना दो या दो से ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस में मिल रहे होते हैं। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। ये जो पॉइंट होता है ये उस इक्वेशन का जो गिवन फंक्शन होती है उसका सॉल्यूशन को जाहिर कर रहा होता है। So next है जी हमारे पास intersection of a linear function and coordinate axis. As we know that linear function is a function in which the highest power of the variable is one. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लीनियर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उस फंक्शन में उसकी ज्यादा से ज्यादा जो डिग्री होती है वो वन होती है। While the coordinate axis refers to x-axis and y-axis in the Cartesian coordinate system, और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है उसमें हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है और दूसरा वाई एक्सिस होता है इन कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 7। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन y is equal to 2x plus 6 and coordinate axis graphically। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है लीनियर फंक्शन का। हम देख सकते हैं लीनियर फंक्शन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है x, इसकी जो ज्यादा से ज्यादा डिग्री है वो वन है, लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर फंक्शन कहेंगे। एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली, हमने इसको ग्राफिकली जाहिर करना है। सबसे पहले टेबल ऑफ वैल्यूज इसके लिए निकालेंगे। इस फंक्शन के लिए एक्स हमने एक वैल्यू माइनस की ले ली, एक वैल्यू हम प्लस के ले लेंगे और एक जीरो ले लेंगे। सो -1 जब पुट करते हैं एक्स की जगह पर इस फंक्शन में तो हमारे पास जो फंक्शन की कीमत आती है वो 4 आती है। और जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो बनेगा -1, यानी कि एक्स हमारे पास -1 होगा और जो वाई होगा हमारे पास 4 होगा। इसी तरीके से जब फंक्शन के अंदर एक्स को जीरो पुट करते हैं तो वैल्यू आती है हमें हमारे पास फंक्शन की 6। तो ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा इधर तो वो बनेगा 0, 6। जब +1 पुट करते हैं इस फंक्शन में तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो 8 आती है। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो बनेगा 1, 8। अब हमने जी इसको ड्रा करना है कार्टियन प्लेन में। सबसे पहले हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस को शो कर रही है और इसके राइट साइड पर जो है ना पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पर हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर होते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है ये हमारे पास वाई एक्सिस को शो कर रही है। वाई एक्सिस के ऊपर वाली जानिब जो है ना पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं और नीचे वाले की जानिब जो है ना नेगेटिव रियल नंबर होते हैं। ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते होते हैं। ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स नेगेटिव होता है और वाई की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं उसको हम कहते हैं जी सेकंड क्वाड्रेंट। जहां पर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं उसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और जो ये लास्ट वन है इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब हमारे पास जो पहला पॉइंट था वो था हमारे पास अच्छा जी, सबसे पहले हमने -1, 4 इसको देखना है। ये जो -1, 4 है
ये पॉइंट हमारा ये है बिल्कुल -1, एक्स एक्सेस -1 के सामने नेगेटिव एक्स एक्सेस होगी, और जो वाई होगा 4 के सामने। ये जो पॉइंट है हमारा, ये -1, 4 है। दूसरा पॉइंट है 0, 6, ये बिल्कुल 0, यानी कि एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के ऊपर एक्स 0 होता है, और वाई की कीमत 6, ये बिल्कुल वाई एक्सेस के ऊपर होगा 0, 6। और जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास 1, 8, ये हमारे पास बनेगा पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में बनेगा, एक्स एक्सेस 1 के सामने और 8 के सामने वाई एक्सेस पर। तो ये जो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, इनमें से हमने एक लाइन खींचनी है जो कि एक स्ट्रेट लाइन ही होगी हमारे पास। उसी वो जो लाइन होगी वो इस फंक्शन का क्या होगी जी, ग्राफ होगी। हिंस फ्रॉम द अबव ग्राफ, the points -3, 0 and 0, 6, -3, 0 इसको हम देख सकते हैं, and 0, 6 are the points of intersection of y is equal to 2x plus 6 and coordinate axis। ये जो -3, 0 और जो हमारे पास 0, 6 है, ये जो है ना हमारे पास मीट कर रहे हैं। अब 0, 6 इधर मीट कर रहा है हमारे पास, यहाँ पर जो है ना जो ग्राफ है एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वाई एक्सिस का है और ये हमारे पास उस फंक्शन का ग्राफ है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। जो दूसरा है हमारे पास, वो इंटरसेक्ट कर रहा है -3, 0। जब एक्स को -3 लेंगे और हमारे पास जो वाई की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, तो वो पॉइंट हमारे पास एक्स एक्सिस पे लाया करेगा। जहां पर हमारे पास एक्स एक्सिस उसको मीट कर रही होगी, तो ये भी हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। नेक्स्ट जी हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू लीनियर फंक्शंस। The point of intersection of two linear functions is the point where their graphs cross each other। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो दो लीनियर फंक्शन का होगा, वो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर जो उनके जो ग्राफ होंगे उन फंक्शंस के, वो एक दूसरे से क्रॉस हो रहे होंगे। दिस मीन्स द फंक्शंस टू फंक्शंस हैव द सेम एक्स एंड वाई वैल्यूज एट दैट पॉइंट। इसका मतलब ये होगा कि वो दो फंक्शन होंगे, उस टाइम उनकी जो एक्स और वाई वाली वैल्यूज होंगी एट दैट पॉइंट, वो सेम होगी। एग्जाम्पल नंबर 8 है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू -x प्लस 6 ग्राफिकली। ग्राफिकली हमने इनकी जो है ना फंक्शंस की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। सबसे पहले टेबल ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड y इज गिवन बिलो। अब हमने टेबल ऑफ वैल्यूज इनकी निकालनी है। x को हम क्या क्या ले रहे हैं जी, -1, 0, 1 ले रहे हैं। इसलिए जितने वैल्यूज हम एक्स के लेते जाएंगे मजीद, हमारा जो ग्राफ होगा वो मोर एक्यूरेट होता जाएगा। मिनिमम हम 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो एक्स की -1 वैल्यू लेंगे तो हमारे पास ये जो वाई है, इस फंक्शन की जो कीमत आएगी, इस फंक्शन पहले फंक्शन की, वो -1 आएगी, और जो दूसरे फंक्शन की कीमत आएगी वो आएगी 7। इसी तरीके से अगर एक्स को 0 लेंगे तो पहले फंक्शन की कीमत आएगी हमारे पास 2, दूसरे फंक्शन की कीमत आएगी 6। इसी तरीके से अगर एक्स को हम 1 लें तो पहले फंक्शन की जो कीमत होगी वो 5 आएगी और दूसरे की भी 5 आएगी। अब हमने इनको जो है ना ग्राफिकली ज़ाहिर करना है। सबसे पहले हम देखते हैं जी पहले फंक्शन को। पहला जो फंक्शन है हमारे पास, उसका जो ग्राफ बनेगा, देखिए एक्स -1 है और वाई भी -1। तीसरा क्वाड्रेंट बनेगा, ये इसका पॉइंट होगा -1, 1, जो कि हमें नजर आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। और जो दूसरा इसका पॉइंट होगा 0, 2, ये पहले क्वाड्रेंट में होगा। 0, 2 यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस के बिल्कुल 2 के ऊपर होगा, जहां पर एक्स 0 होगा और वाई की कीमत क्या आएगी, 2 आएगी। तो इसका जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा 1, 5, ये भी पॉजिटिव होगा, पहला क्वाड्रेंट, जो कि आपको नजर आ रहा है पहले क्वाड्रेंट में 1, 5 लिखा हुआ है। सो अब दूसरे फंक्शन का अगर आप देखते हैं जी, ये इन पॉइंट की मदद से हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली। 3 पॉइंट्स थे हमारे पास, तो वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। अब हमने दूसरा फंक्शन देखना है, -1, 7। इसका जो ग्राफ बनेगा, यानी कि जिसमें हमारे पास x-1 होगा, x-1 है जी, और जो हमारे पास y की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है जी, 7 है। y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, y की वैल्यू 7 बिल्कुल ऊपर होगी, और x जो हमारे पास -1 है बिल्कुल इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर -1 के सामने, और y 7 के सामने हमारे पास ये पॉइंट मिलेगा जिसको हम नाम देंगे -1।
जी पहला पॉइंट आ जाएगा -1, जो कि हमारे पास दूसरे क्वाड्रेंट में ला करेगा। दूसरा जो पॉइंट होगा 2, 6, दोनों पॉजिटिव होंगे। 2, 6 हमारे पास x 2 होगा। और जो हमारे पास वाई की कीमत होगी, सॉरी, 0, 6 होगा। 0, 6 हमारे पास होगा जी। 0, x 0 है। एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ना, वाई एक्सिस के ऊपर x 0 होता है। और वाई की कीमत 6, बिल्कुल ये वाई एक्सिस के ऊपर बनेगा, 6 की जगह पर। तो जो तीसरा पॉइंट होगा हमारा वो होगा जी 1, 5। 1, 5 पहले क्वाड्रेंट में बनेगा, जो कि जहां पर जो है ना, ये दोनों ग्राफ जो है ना आपस में क्या कर रहे हैं जी, मीट कर रहे हैं। सो ये जो हमारा 1.5 होगा, इस पर हमारा जो पहले फंक्शन का ग्राफ है और जो दूसरे फंक्शन का ग्राफ है, इसके ऊपर इनकी दोनों की वैल्यू सेम है, लिहाजा हम इस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। By plotting the above points, we see that 1, 5 is the point of intersection of both the straight lines as shown in figure. Next है जी हमारे पास intersection of a linear function and a quadratic function. A line and a parabola can either intersect at 2 points। एक लाइन और दूसरी पैराबोला हो सकता है हमारे पास 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करें। और वन पॉइंट पर भी लाया कर सकते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आर नॉट इन एज इंटरसेक्ट एट ऑल। या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो इंटरसेक्ट करे ही ना। इफ देयर आर टू सॉल्यूशंस, अगर हमारे पास दो सॉल्यूशंस होंगे, द सिस्टम हैज 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के दो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। अ सिंगल सॉल्यूशन इंडिकेट्स दैट देयर इज ओनली वन इंटरसेक्शन पॉइंट। एक जो अगर सिंगल सॉल्यूशन है, उसका मतलब ये होगा कि उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो 1 होगा। सजेस्टिंग दैट द लाइन में बी टेंजेंट, ये लाइन जो होगी वो टेंजेंट भी हो सकती है टू द पैराबोला। इफ नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अगर इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, it means the line and the parabola do not intersect। तो फिर लाइन और पैराबोला एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं हो रहे होंगे। फर्स्ट केस में दिखाया गया जी टू सॉल्यूशंस है, जहां पर हमारे पास हम देख सकते हैं एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, दूसरा ये है। दो सॉल्यूशंस होंगे तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। वन सॉल्यूशन होगा तो हमारे पास देख सकते हैं एक लाइन है और ये हमारे पास क्या है जी, पैराबोला है। सो इसका जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 1 है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हम देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है और ये हमारे पास पैराबोला है, तो इनका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इनके कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। एग्जांपल नंबर 9 है हमारे पास, सॉल्व द लीनियर फंक्शन एंड y इज इक्वल टू -x+3 एंड अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। एक लीनियर फंक्शन है और दूसरा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, y इज इक्वल टू x² -6x+3। ग्राफिकली हमने इसको अब इनको जो है ना सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देख सकते हैं जी, अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू पहले फंक्शन में 0 आती है। एंड अगर हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो फंक्शन की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आती है जी, 3 आती है। सो हम क्लियरली 3, 0 एंड 0, 3 आर द x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट रेस्पेक्टिवली ऑफ y इज इक्वल टू -x+3। पहले फंक्शन के जो हमारे पास x इंटरसेप्ट है वहां पर y 0 होता है, वो x इंटरसेप्ट क्या है 3, 0। और y इंटरसेप्ट क्या है जहां पर x 0 होता है, तो वो है जी हमारे पास 0, 3। तो पहले फंक्शन के ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है। अब जी दूसरे फंक्शन को हम देखते हैं, y इज इक्वल टू x² -6x+3, 1 का नाम दे दिया। अगर हम इसमें x को 0 पुट करते हैं 1 में, तो हमारे पास 0, 3 जो है ना, ये y इंटरसेप्ट आ जाता है। अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की कीमत हमारे पास फंक्शन की कीमत 3 आती है। लिहाजा जो पॉइंट बनेगा y इंटरसेप्ट का वो होगा 0, 3। इसी तरीके से अगर y को 0 पुट कर दें, अगर इसी फंक्शन की वैल्यू ही 0 पुट कर दें, तब इसको हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac/2a। सो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है, और एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है -6 होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। सी को सॉल्व करते हैं जी क्वाड्रेटिक फार्मूला से। -b की कीमत हमारे पास -6 है, प्लस माइनस -6 का स्क्वायर आ जाएगा b का स्क्वायर।
-4, ए की कीमत हमारे पास होती है जी 1 है, ए की कीमत, और सी की कीमत 3 है, अपॉन 2 ए, ए की कीमत 1 है, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 प्लस माइनस 36 माइनस 12, उसका जजर बटे के नीचे 2 है, तो 6 प्लस माइनस 36 में से 12 गए तो 24 का जजर आ जाएगा, बटे के नीचे 2 आ जाएगा। अब हम 24 को लिख सकते हैं 6 ज़रब 4, तो 4 का जजर हमारे पास 2 आ जाएगा, और साथ में 6 का जजर एज इट इज आ जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है 6 प्लस माइनस 2, 6 का जजर बटे के नीचे 2। तो अगर हम डिवाइड कर दें, यानी कि अगर ऊपर हम 3 कॉमन ले लेते, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 6 अंडर रूट। सो हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे, एक दफा 3 माइनस 6 का जजर, दूसरा 3 जमा 6 का जजर। इसको अगर हम माइनस कर दें, 6 का जजर की वैल्यू लें, तो ये आता है 0.6, दूसरा आता है 5.4। सो एक हमारे पास बन जाएगा 0.6 कामा 0, और जो दूसरा बनेगा 5.4 कामा 0, ये हमारे पास क्या होंगे जी, एक्स इंटरसेप्ट होंगे। नाउ वी फाइंड वर्टेक्स। अब हमने जो है ना वर्टेक्स फाइंड करना है पैराबोला का, कि पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पर लाया करेगा। सो नाउ वी फाइंड वर्टेक्स, वर्टेक्स का एच, एच कामा के ऑफ द पैराबोला। के का, एच का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है -b/2a। यानी कि अगर हमने एच मालूम करना है पैराबोला का, तो उसका फॉर्मूला होता है -b/2a। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पड़ी, सो -6 हमारे पास बी की वैल्यू है, और साथ में 2 × 1 के ए की वैल्यू 1 है, -6 कामा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, एक माइनस ये है और एक माइनस बी के साथ है, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा एच हमारे पास 3 आ जाएगा। और के की वैल्यू कैसे निकालेंगे जी, हमारे पास के जो हमें दिया गया है, जो हमारा सोल्यूशन है 3 का स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर माइनस ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ना हमने एक्स की वैल्यू हमने पुट कर देनी है 3, जो हमारे पास एच आया है, जो एच की कीमत आई है यानी कि 3 है, उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंक्शन में हमने 3 पुट कर देना है एक्स की जगह पर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -6 × 3 + 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, -6 × 3 = 18, 9 - 18, तो ये आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा, जमा 3, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा। सो जो वर्टेक्स बनेगा पैराबोला का यहाँ पर, वो होगा जी 3, -6, ये वर्टेक्स है जी पैराबोला का। हिंस 0, 3 एंड 5, -2 आर द सॉल्यूशंस। अब हमने देखना है जी सबसे पहले कि ये सॉल्यूशंस कैसे आता है। इसके लिए हमें कार्टियन प्लेन जरूरत होगा। सबसे पहले हमने पॉइंट्स देखने हैं। जो पहला पहला पॉइंट हमारे पास आया था 3, 0, यहाँ पर x 3 था और y 0, एक पॉइंट ये बन गया। दूसरा था 0, 3, तो वो बिल्कुल यहाँ पर होगा, y एक्सेस पर होगा, लाया करेगा। और जो हमारे पास, अब हमने एक पॉइंट लेना है जी इसका वर्टेक्स का, तो वर्टेक्स हमारे पास 3, -6 चौथे क्वाड्रेंट में होगा, जो कि यहाँ पर है। और दूसरा जो हमारे पास होगा 0.6 दूसरे फंक्शन का, कामा 0, यानी कि 0.61 से पहले, और जहां पर y एक्सेस है ये एक बनेगा, ये पैराबोला के लिए। दूसरा बनेगा 5.4, 5.4, 5 से आगे यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट बनेगा, जहां पर हमारे पास वो क्या है जी, हमारे पास जो y की वैल्यू है वो 0 है। सो अब हमने करना है क्या है जी, सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। पहला जो फंक्शन था लीनियर फंक्शन, जिसकी जो सोल्यूशन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, तो 0, 3 था जी हमारे पास। और जो दूसरा एक पॉइंट था हमारे पास 5, -2, तो इसके ऊपर ये दोनों फंक्शन मिले हैं, तो स्ट्रेट लाइन लगाएंगे जी 0, 3 से और 3, 0 से एक स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास। सो ये पहले फंक्शन का ग्राफ होगा। अब हमने दूसरे का बनाना है। दूसरे के लिए सबसे पहले हमने वर्टेक्स निकाला हुआ है, 3, -6 है, और एक वैल्यू है 0.6 जो कि यहाँ पर, और दूसरी वैल्यू है हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है इसकी वो है 5.4, 0। अब हमने इनमें से जो है ना इसको पास करना है पैराबोला को। जब पैराबोला को पास करेंगे तो ये सोल्यूशन होगा हमारा किसका जी, क्वाड्रेटिक फंक्शन का। अब ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये दो जगहों पर मिल रहा है। एक हमारे पास इसका ग्राफ मिल रहा है 0, 3 के ऊपर, और दूसरा जो इसका ग्राफ मिल रहा है वो मिल रहा है 5, -2 के ऊपर। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हैं एक लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन के। इनसे 0, 3 एंड 5, -2 आर द सोल्यूशन
in other word point of intersection of the given functions. नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ क्या होगा? सो एग्जांपल नंबर 10 में दिखाया गया जी, ग्राफ द स्क्वायर रूट फंक्शन y is equal to 2 into x under root plus 1. Clearly, the domain of y is equal to 2 into x under root plus 1 is x is greater than or equal to 0, ये इसकी डोमेन है। एज द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट अ रियल नंबर, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो रियल नंबर नहीं रहता फिर। लिहाजा इसकी जो रेंज होगी वो होगी जो है ना y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। डोमेन इसकी थी हमारे पास x इज ग्रेटर देन, यानी कि x को हम या तो 0 पुट कर सकते हैं मैक्सिमम, या फिर जीरो ग्रेटर देन 0 होगा। और जो डोमेन होगी इसकी रेंज होगी सॉरी, वो हमारे पास 1 आ सकती है या 1 से ज्यादा आ सकती है। तो टेबल ऑफ वैल्यूज देखते हैं जी इसके लिए, और बहुत सारी इसने वैल्यूज निकाली हुई हैं, 10 तक निकाली हुई हैं। 0 पुट करते हैं x को तो 1 आता है, 1 पुट करते हैं तो 3 आता है, 2 पुट करते हैं फंक्शन में तो 3.8 आता है, 3 पुट करते हैं। जितना आप ज्यादा वैल्यूज टेबल ऑफ वैल्यूज लेंगे आपका जो ग्राफ होगा वो उतना ही एक्यूरेट होगा। 3 लेंगे तो 4.5, 4 लेंगे तो 5 आता है, 5 लेते हैं तो 5.5 आता है, 6 लेते हैं तो 5.9 आता है। इसी तरीके से 7 लेते हैं तो 6.3 आता है, 8 लेते हैं तो 6.7, 9 लेते हैं तो 7 आता है, और 10 लेते हैं तो 7.3 आता है। अब हमने ग्राफ बनाना है जी। पहले क्वाड्रेंट पर दोनों वैल्यूज एक्स और वाई की पॉजिटिव हैं तो पहला क्वाड्रेंट बनेगा। सो पहला पॉइंट होगा 0, 1, जहां पर हमारे पास एक्स 0 है और वाई 1 है। और दूसरा जो है ना 1, 3, एक्स 1 की जाने और वाई 3 के सामने। इसी तरीके से 2, हमारे पास 3.8 4 से नीचे आएगा। इसी तरीके से जो अगला पॉइंट होगा वो होगा 4.5, नेक्स्ट हमारे पास 5 के ऊपर बनेगा। इसी तरीके से इसका जो ग्राफ है आपको दिख रहा है कि ये हमारे पास किसका ग्राफ है, एक स्क्वायर रूट का ग्राफ है। पहले क्वाड्रेंट पर ही लाया करेंगे। इसी तरीके से ग्राफ ऑफ क्यूब रूट फंक्शन। अब क्यूब रूट फंक्शन जो होगा उसका ग्राफ कैसा होगा? द ग्राफ द क्यूब रूट फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। हमारे पास क्यूब रूट है इसका x माइनस वन का। तो टेबल ऑफ वैल्यूज हम सबसे पहले देखते हैं। इधर उसने जो है ना 5 नेगेटिव वाली ली हुई है, 5 पॉजिटिव वाली इंक्लूडिंग 0। सो -1 इस फंक्शन में पुट करते हैं तो वैल्यू आती है -1.8। -4 पुट करते हैं तो -1.7 आता है, -3 पुट करते हैं तो ये आता है -1.6, -2 पुट करते हैं तो -1.4 आ रहा है, -1 पुट करते हैं तो -1, 3 आता है, -1.3 आता है। 0 पुट करते हैं तो ये आता है -1, 1 पुट करते हैं 0 आता है उस फंक्शन की वैल्यू। x2 पुट करते हैं तो 1 आती है फंक्शन की वैल्यू, 3 पुट करते हैं तो 1.3 आती है, 4 पुट करते हैं 1.4 आती है, 5 पुट करते हैं तो ये क्या आती है जी 1.6। अब हमने जी इसका ग्राफ बनाना है। अब देखें हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, और जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है ये पहले क्वाड्रेंट में आएगी। तो इसका जो ग्राफ होगा हम देख सकते हैं एक एस टाइप की शक्ल में होता है। एक पहला हमारे पास क्वाड्रेंट है और जो दूसरा है हमारे पास तीसरा क्वाड्रेंट है। तो सबसे पहले हम 0, -1, एक्स नेगेटिव है हमारा, एक्स 0 है हमारे पास। वाई एक्सिस में जो है ना हमारे पास 0 हमारे पास एक्स जब होता है, एक्स की वैल्यू जो है ना 0 होती है तो वाई की वैल्यू क्या आती है जी -1 आती है, वो यहाँ पर हमारे पास लाई करेगा। इसी तरीके से 1, 0, 1 जब पुट करते हैं तो वो 0 आता है, बिल्कुल एक्स एक्सेस की जाने पॉजिटिव एक्सेस की जाने में आएगा। इसी तरीके से 2, 1 बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट होगा 2, 1। उसके बाद 3, 1.3, 3 हमारे पास एक्स है 3, और 1.3 है ये हमारे पास 1.5 से नीचे होगा। तो इसी तरीके से जो 4 है 1.4, x4, और इधर 1.5 से थोड़ा सा नीचे 1.4 आ जाएगा। ये जो हमारे पास x5 है हमारे पास, तो यहाँ पर जो है ना y की कीमत होगी 1.6। इसी तरीके से नेगेटिव वाली वैल्यूज होंगी -1, -5 या -1, -1.3 आएगा यहाँ पर। और दूसरी जो है ना -2, -1.4, नेक्स्ट -3, -1.6,
नेक्स्ट हमारे पास -4 माइनस 1.7, और ये हमारे पास -5 -1.8। वन कैन सी दैट ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये एस टाइप फंक्शन है। एस की तरह का इसका ग्राफ बनता है, किसका जी? क्यूब रूट फंक्शन का। नेक्स्ट है जी हमारे पास रियल लाइफ एप्लीकेशंस। कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या होती हैं हमारे पास? सो ग्रोथ एंड डिके इन फिनांस। ग्रोथ और डिके जो है ना फिनांस में, ये क्या होती है? प्रिडिक्टिंग लॉन्ग टर्म स्टॉक प्राइसेस, जो कि प्रिडिक्ट करती हैं हमारे पास, हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं लॉन्ग टर्म स्टॉक प्राइसेस को। सो व्हेन समथिंग इंक्रीजेस इन क्वांटिटी और साइज ओवर टाइम, इट इज कॉल्ड ग्रोथ। जब हमारे पास एक क्वांटिटी है इंक्रीज हो रही है ओवर द टाइम, वक्त गुजरते के साथ साथ उसका साइज भी और उसकी क्वांटिटी भी, इसको हम कहते हैं ये ग्रोथ है। फॉर एग्जाम्पल, मनी इन अ बैंक अकाउंट अर्निंग इंटरेस्ट। जो हम रकम रखवाते हैं बैंक में मनी, वो जो इंटरेस्ट पर होती है वो क्या होती है? हमेशा ग्रो होती है। इट ग्रोज लार्जर। अ पॉपुलेशन ऑफ रैबिट्स इन इज इंक्रीजिंग ओवर मंथ। इसी तरीके से पॉपुलेशन जो रैबिट्स की होती है वो भी इंक्रीज कर रही होती है ओवर मंथ, हर गुजरते महीनों के साथ साथ। when समथिंग डिक्रीजेज इन क्वांटिटी, जब कोई चीज क्वांटिटी में डिक्रीज कर जाती है, डिक्रीमेंट आ जाता है उसमें, और साइज ओवर टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, तो इट इज कॉल्ड डिके। इसको हम क्या कहते हैं? डिके कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ ओवर ईयर्स। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो हर गुजरते साल जो है ना अपनी जो स्ट्रेंथ है लूज कर रहे हैं। अ कप ऑफ हॉट कॉफी इज कूलिंग डाउन ओवर टाइम। जैसे एक हार्ट हार्ट जो है ना कॉफी का कप होता है, और जो ही वक्त गुजरता जाता है तो वो उस जो है ना उसकी जो कूलिंग होती है वो कूल हो रहा होता है। सो एग्जाम्पल नंबर 12 है जी हमारे पास, द वैल्यू ऑफ स्टॉक फॉलोज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। अब ग्रोथ का जो मॉडल है वो ये है हमारे पास, पी ऑफ टी इज इक्वल टू पी नॉट ई रेस टू द पावर आर टी, वेयर पी नॉट इज द इनिशियल स्टॉक प्राइस। जो पी नॉट है हमारे पास ये इनिशियल स्टॉक प्राइस है। आर इज ग्रोथ रेट, आर जो है ना ग्रोथ रेट है पर ईयर, एंड टी इज द टाइम, और टी हमारे पास टाइम है इन ईयर्स। टी की जो टाइम्स है वो किस में है जी? ईयर्स में है। सपोज द स्टॉक इज करंटली वैल्यूड एट, फर्ज करें कि जो स्टॉक है उसकी जो करंटली वैल्यू है 5,000 है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 5% पर ईयर। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो है ना ये जो होगा हमारे पास स्टॉक 5% हमारे पास पर ईयर जो है ना ये ग्रो करेगा। दो चीजें मालूम करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक ओवर 10 ईयर्स। 10 साल बाद स्टॉक की वैल्यू क्या होगी? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल स्टॉक डबल इन वैल्यू? कितने सालों बाद जो स्टॉक होगा वो डबल हो जाएगा? सबसे पहले फॉर्मूला जी इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का दिया हुआ है, पी ऑफ टी इज इक्वल टू पी नॉट ई रेज टू द पावर आर टी। यहाँ पर पी नॉट जो है ना हमारे पास वो क्या है जी? 5,000 है जो उसकी वैल्यू है। और आर क्या है जी? 5% ग्रोथ रेट है। 5% हमारे पास होता है 5/100, 100 में से होता है ना परसेंट। सो हमारे पास ये आ जाएगा 0.05। टी क्या है? साल हमारे पास कितना है जी? 10 साल है हमारे पास। सो पी ऑफ 10 आ जाएगा, टी की जगह पर हम 10 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5,000 इंटू ई रेस टू द पावर 0.05 मल्टीप्लाई 10। तो वैल्यू आएगी 500 इंटू ई रेस टू द पावर 0.5 हो जाएगी। तो यूजिंग ई रेस टू द पावर हमारे पास जो 0.5 होता है एक्सपोनेंशियल, ई की पावर जो 0.5 होती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 1.6487 के। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ऑफ 10 आ जाएगा 8244, 8244 आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ स्टॉक आफ्टर 10 ईयर इज अप्रोक्सीमेटली, 10 साल के बाद जो स्टॉक की वैल्यू होगी वो होगी 8,244। नेक्स्ट है जी डबल कब होगी? डबल तब होती है जब पी ऑफ टी को हम यानी कि हमारे पास जो ग्रोथ है पी ऑफ जीरो जो हमारे पास है, जो वैल्यू है वो डबल हो जाए। तो वी वांट टू फाइंड टी व्हेन द स्टॉक डबल्ड, व्हेन पी ऑफ टी इज इक्वल टू पी नॉट यूजिंग द इक्वेशन। टू पी नॉट हमारे पास इक्वल हो जाएगा पी नॉट ई रेज टू द पावर आर टी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पी नॉट से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आर टी, यानी कि पी नॉट इधर से भी कैंसिल हो जाएगा इधर से, तो दो हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू द पावर आर टी। टेकिंग नेचुरल लोगार्थम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम नेचुरल लोगार्थम लेंगे।
नेचुरल लोगारिथम लेंगे तो ये ln2 इक्वल आ जाएगा आर टी के, जो नेचुरल लोगारिथम होता है ई रेज़ टू द पावर आर टी, तो वो इक्वल होता है आर टी के। तो यहाँ से हमारे पास टी की जो वैल्यू आएगी ln2 अपॉन आर। अब नेचुरल लोगारिथम की कीमत निकाली जा सकती है। ln2 की जो कीमत होती है वो आती है 0.6931 अपॉन आर, जो हमारे पास जो दिया हुआ है वो हमारे पास जी जो ग्रोथ है वो 0.05 है। डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आता है 13.86। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13 है। द कंसंट्रेशन ऑफ अ पॉल्यूटेंट इज इन अ लेक in parts per million decay after time according to the function। अब एक फंक्शन है जो कि इस चीज को जाहिर कर रहा है कि एक लेक के अंदर जो कंसंट्रेशन है पॉल्यूटेंट की वो डिक्रीज कर रही है, डिके हो रही है। सी एफ टी इज इक्वल टू 100/t+1, where t is the time in decay in days since the pollutant was introduced। दो चीजें मालूम करनी है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट आफ्टर 4 years, after how many days will be concentration drop below 10 parts per million। सो दो चीजें मालूम करनी है जी। फंक्शन हमें गिवन है सी एफ टी इज इक्वल टू 100/t+1 अंडर रूट वेयर टी इज द टाइम इन डेज। अब वो 4 साल के बाद मीन्स टी की जगह पर 4 पुट करना है, तो 100/4+1 उसका जजर आ जाएगा 100/5 का जजर, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 44,72 parts per million। The concentration after 4 days is about 44.72 parts per million। इसी तरीके से दूसरी जो चीज है वो है जी कब जो है ना ड्रॉप होगी 10 पार्ट्स पर मिलियन से। तो अब हमने क्या करना है जी, उसी फंक्शन को सी एफ टी को जो दिया हुआ है उसी को 10 के इक्वल पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा सी एफ टी की जगह पर 10, 10 इज इक्वल टू 100/t+1 उसका जजर। t+1 इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 10 है हमारे पास वो नीचे आ जाएगा। फिर ऊपर न्यूमरेटर में 100 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 है, तो 10 ही रहेगा बाकी। t+1 उसका जजर 10 के इक्वल होगा। जजर स्क्वायर लेंगे, जजर को खत्म करने के लिए 10 का स्क्वायर क्या होता है जी 100 होता है, तो t+1 100 के इक्वल आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड पर +1 है तो राइट हैंड साइड पर जाएगा -1 हो जाएगा। 100 में से हमारे पास 1 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 99। सो आफ्टर 99 डेज द कंसंट्रेशन विल ड्रॉप बिलो 10 पार्ट्स पर मिलियन। तो 99 दिन के बाद जो कंसंट्रेशन होगी उस पॉल्यूटेंट की उस लेक के अंदर, तो वो जो है ना 10 पार्ट्स पर मिलियन से भी नीचे चली जाएगी। ये थे जी हमारे पास 2.2 से रिलेटेड मटेरियल था जिसको हमने 2.2 में अब डिस्कस करना है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।